तो आज पढ़ेंगे लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। तो जैसे कि आप एक एनवायरनमेंट में रहते हो और उस एनवायरनमेंट में उस आसपास जो आपका वातावरण है उसमें चीज़ें होती हैं, आइटम्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उन्हें आप कैसे देख पाते हैं? आँखें के थ्रू देख पाते हो, पर उसका प्रोसेस क्या होता है? अब आप अंधेरे कमरे में गए जैसे, पर उस कमरे में जाके तो आपको कुछ नहीं दिखता, कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा होता। पर जैसे ही आप यहाँ पर जैसे लाइट बल्ब जलाते हैं तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स उस अंधेरे कमरे में थे वो आपको दिखाई देने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपका लाइट बल्ब और यह चेयर उस कमरे में जो रखी हुई है। अब क्या होता है, जो लाइट बल्ब है उससे जो रोशनी निकलती है वो चेयर से टकराती है। चेयर उस रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता है, उसका जो सरफेस होता है वो रिफ्लेक्ट कर देता है और लाइट को हम उसी रिफ्लेक्टेड लाइट को हम अपनी आंखों से देखते हैं, फिर हमें वो चेयर दिखाई देती है। ऐसा ही सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ होता है। मून भी जो है ना, वो उसकी खुद की लाइट नहीं होती, वो भी लाइट रिफ्लेक्ट करता है रात को, इसलिए आपको दिखता है। अब ये पढ़ते हैं हम, वी नो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स। अब जो लाइट है वो ऐसे नहीं जाती जिग जैग जिग जैग जिग जैग, नहीं, वो स्ट्रेट लाइन्स में ट्रेवल करती है ऐसे। कभी वो जिग जैग नहीं जाएगी। जैसे यहाँ पे दिखाया हो ना, लाइट पोल से लाइट चेयर पे टकराई, स्ट्रेट लाइन में आई वो, और ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में वो रिफ्लेक्ट कर गई। और ऐसे ही ये जो होता है, शाइनी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, हाईली पॉलिश्ड सरफेस जो होते हैं, जिनको खूब ज़्यादा पॉलिश किया जाता है, वो उतनी ही लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। जो वाइट कलर होता है वो जितनी भी लाइट में वेवलेंथ्स है उन सबको रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए वो वाइट अपीयर होता है। ऐसे जो ब्लैक कलर होता है वो सारी वेवलेंथ जो होती है लाइट के ऑब्जॉर्व कर लेता है और बहुत कम रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वो हमें ब्लैक दिखाई देता है। काला काला कुछ नहीं दिखाई देता, उसका कलर ही नहीं होता। और इसलिए कहते हैं ना, गर्मी में काले कपड़े मत पहना करो, क्यों? वो सारी जो वेवलेंथ ऑब्जॉर्व कर देंगे और आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो अब यहाँ पे हमने पहले क्लासेस में आपने 9th में 8th में ये सब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा होगा, उसके लॉस भी पढ़े होंगे। सबसे पहला लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इस केस में है जब आपके पास एक मिरर हो, आपके पास शीशा है एक हाईली पॉलिश्ड, उस केस में ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? देखो, ये हमारे पास एक लाइट की रे आई, ऐसे ये बिल्कुल सीधी रे आई, ठीक है, ये बड़ी तिरछी है पर लाइन एक ही है, स्ट्रेट लाइन में आई है हमारे पास ऐसे, पर ये तिरछी पड़ी मिरर पे। तो यहाँ से टकराने के बाद ये मिरर ने इसको इधर रिफ्लेक्ट कर दिया, तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे है। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है। और जिस ये पॉइंट पे पड़ती है, अगर उसको हम ये एम मान ले, तो इस एम पे अगर आप एक परपेंडिकुलर खींचोगे, जिसे यहाँ पर नॉर्मल कहते हैं, यहाँ नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, सरफेस के 90 डिग्री पे होता है। तो ये जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और इधर नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उससे ये रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई को। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, किस केस में होते हैं? जब ये एक प्लेन मिरर के, जो बिल्कुल सीधा मिरर होता है ना, ऐसे इस मिरर पे अगर रेस टकराती हैं तो वो जिस एंगल से टकराएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। तो ये पहला तो ये था इनका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। जो हमारा दूसरा लॉ है वो क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, जो रेस पड़ती हैं सबसे पहले, द नॉर्मल टू द मिरर, ये नॉर्मल जो था परपेंडिकुलर, और द रिफ्लेक्टेड रे, ये सब एक ही प्लेन में लाई करती हैं। ओके, दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन केस ऑफ स्ट्रेट मिरर के केस में। अब एक बात करते हैं, जैसे आपकी जो मिरर में आप अपना स्ट्रेट मिरर जो होता है उसमें आप अपनी इमेज देखते हो, तो आपकी हूबहू वही इमेज दिखाते, जितनी हाइट आपकी है। इधर एक ये जो आदमी खड़ा है अगर 5 फुट का है तो यहाँ भी वो 5 फुट का दिखाई देगा, ठीक है, वो कम छोटा बड़ा नहीं होता है। और जब आप भी इस मिरर में देखते हो तो
आपको ऐसा भी तो लगता है कि बिल्कुल सामने तो बिल्कुल मेरे जैसा बंदा खड़ा है, वो आपके ब्रेन को पता है, क्योंकि आप इंसान हो तो आपको इतनी समझ है कि सामने जो बंदा खड़ा है वो आप ही हो। पर जैसे कि ये जो पक्षी होते हैं कई, ये अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। मिरर में देखेंगे ना, जैसे ये यहाँ पे देख रहा है पैरट जो है, इसे लगेगा अंदर भी एक पैरट है और ये मिरर के अंदर बैठा हुआ है और ये मुझे देख रहा है और मेरी नकल उतार रहा है। तो ये सोचता है क्या पता ये अंदर बंद हो, तो ये चोंच मार मार के उसे निकालने की कोशिश करता है कि अंदर फंस गया है ये है, क्योंकि ये इसको इतनी समझ नहीं है कि ये जो सामने जो इमेज देख रहा है ये इसकी खुद की है, इसका ब्रेन डेवलप नहीं है। तो इसकी आँख जो इसको दिखाती है और इसकी आँख को जो महसूस होता है वो ये सोचता है कि वो रियल है। पर हमारी आँख हमें दिखा रही है इधर कि जो सामने हमारे जैसा बंदा है, और जितना हम पास जाते हैं, अगर इसके पास चलने लगते हैं तो उतना ये पास आने लगता है, और हाइट डिस्टेंस जितना भी है वो सेम है। तो ये हमारी आंखें जो हमें दिखा रही हैं, हमें पता है कि ये एक छलावा है, सामने कोई नहीं है, मिरर के अंदर कोई नहीं है, ये हम ही हैं जो हमारी इमेज हमें दिख रही है। तो हमारा ब्रेन डेवलप है, इसलिए हम समझ जाते हैं। पर जो हमारी आंखें हैं वो किस तरह देखती हैं, अब उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक मिरर है, फ्लैट मिरर है, ठीक है, जो घर में होता है। उसके आगे आपने यहाँ पर इधर जो है एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे, ये डीओ हो गया, यहाँ पर एक ये दवाई की शीशी है वो रख ली छोटी सी। तो अगर आप उसे देख रहे हैं इसके किसके थ्रू, मिरर के थ्रू, डायरेक्ट नहीं देख रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं देख रहे, आप मिरर में देख रहे हैं उसको, तो ये जो यहाँ से इसके रेस जाएंगी ना, जैसे इस पे किसी की लाइट पड़ रही है, लाइट बल्ब की, तो उसे ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसे कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, मिरर पे जाएगी वो ऐसे, ठीक है, एक नीचे से जा रही है, एक ऊपर से जा रही है, ओके। तो वो यहाँ मिरर पे जाकर रिफ्लेक्ट होगी, मिरर रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट होकर वो कहाँ आएगी, हमारी आँखों पे, नीचे वाली लाइट और ऊपर वाली लाइट। अब हमारी जो आंखें हैं डायरेक्ट नहीं देख रही, मिरर के थ्रू देख रही हैं, तो उसे ऐसा लगेगा इन रेस जो रिफ्लेक्ट हो रही है ना, इसको हम पीछे कर देंगे ऐसे। तो ये जो नीचे की पार्ट रिफ्लेक्ट हुई थी, तो मिरर ऐसे दिखाएगा कि वो जो दवाई की शीशी है तो वो अंदर की साइड है, मिरर के अंदर है इधर, और ऊपर का हिस्सा ऐसा सेम टू सेम इमेज दिखाएगा, क्योंकि प्लेन मिरर है, छोटा बड़ा नहीं होगा, सेम होगी इमेज। जितनी हाइट इधर इसकी है इतनी हाइट इधर है। तो हमारी आंखों तो लगेगा कि ये मिरर के अंदर है, पर हमारा ब्रेन जानता है मिरर के अंदर नहीं है, ये जो यहाँ पे शीशी थी उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है मिरर। तो हमें इतनी समझ है। पर ये जो हम रे डायग्राम्स बनाते हैं इसे ऐसे ही बनाया जाता है, जैसे यहाँ से ये लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट इधर टकराई, फिर हमारी आंखों में गई, तो हम जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसको पीछे कर देते हैं ऐसे, जिससे वो हमें दिखाई दे कि मिरर के अंदर जा रही है वो, और मिरर के अंदर से सोर्स आ रहा है। ये जो है हमारी आंखों को लगता है कि मिरर के अंदर एक ये शीशी रखी है दवाई की, और उसकी इमेज हमें वो ऐसे दिखा रही है डायरेक्ट, बल्कि ये डायरेक्ट नहीं है, ये यहाँ पर मिरर के सामने एक दवाई की शीशी है उसको रिफ्लेक्ट करके दिखाया जा रहा है हमें। पर हमारी आंखों को लगता है नहीं, ये मिरर के अंदर एक शीशी रखी है, वहाँ से इसका सोर्स है लाइट का, वहाँ से ये रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी तरफ आ रही है। तो ये हमारी आंखें हमें धोखा देती है, पर हमारे ब्रेन को पता है कि शीशे के अंदर कुछ भी नहीं है, वो मिरर है, ओके। और वो जो है लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि शीशे के अंदर कुछ है। जैसे यहाँ पे एक और देख लेते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, आप उसे लाइट बल्ब भी मान लीजिए। अब वो लाइट फेंक रहा है चारों तरफ, ठीक है, यहाँ पे उसने रेस डाली, एक रे ऐसे आ रही है, फिर वे टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आ रही है। ऐसे ही दूसरी रे, ये भी टकरा कर आ रही है। देखिए आई और आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये बराबर है। तो हमारी आंखों को ऐसा लग रहा है कि वो शीशे में बल्ब देख रही है, तो उसे लगता है कि शीशे के अंदर एक बल्ब जल रहा है यहाँ पर, वो सेम साइज का है, और वहाँ से आपका जो लाइट सोर्स है वो है। पर हमें पता है कि हमारे ब्रेन को पता है कि वो शीशे के अंदर नहीं है, वो इधर की साइड है, शीशे के आगे है, पीछे कुछ भी नहीं है शीशे के। तो ऐसे हमारी आंखें हमें धोखा देती है, पर ब्रेन हमारा समझ जाता है, जो समझने वाली बात है। अब आगे हम पढ़ते हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो इमेज जो प्लेन मिरर बनाता है हमेशा वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। अब ये वर्चुअल का मतलब यहाँ पे क्या है, इरेक्ट तो हमें पता है, इरेक्ट मतलब सीधा, वो बिल्कुल सीधी है, इन्वर्टेड नहीं है। जैसे यहाँ पे सीधा खड़ा है, यहाँ पे कैप जो है मेडिसिन की शीशी की वो इधर है भी,
तो ये सीधा है तो ये भी सीधा है, तो इसका मतलब हो गया इरेक्ट। अब वर्चुअल का मतलब क्या होता है? वर्चुअल मतलब होता है एक तरह से आप सोच लो ये इमेजिनरी है इधर। अब इसका मतलब क्या है? ये जो मिरर के अंदर हमें ऐसा फील हो रहा है कि ये डिब्बी मिरर के अंदर रखी हुई है, हमारी आंखों को फील हो रहा है, रियल में नहीं रखी हुई पर फील हो रहा है, हमारी आंखें सोच रही कि वहाँ से आ रहा है, तो इसलिए इस इमेज को हम बोल देते हैं वर्चुअल इमेज। और इस इमेज को आप पर्दे पे कैद नहीं कर सकते, क्योंकि मिरर के पीछे आप पर्दा नहीं ले जा सकते, मिरर के अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो वहाँ ले जाके पर्दे पे आप कैच नहीं कर सकते। जैसे पुराने स्टाइल में एक जो आप मूवीज़ देखते थे उसमें आता था एक प्रोजेक्टर, वो इमेज को एक कपड़े पे डाल के प्रोजेक्ट करता था, यहाँ से वो इमेज फेंकता था, वहाँ पर्दे पे जाते थे, मूवीज़ देखते थे, यहाँ पे मूवीज़ चलती थी। तो ऐसे आप इस इमेज को जो है इसको पर्दे पे कैद नहीं कर सकते, क्योंकि ये रियल है नहीं, ये इमेजनरी है, एक वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट है। तो जो हमारा जो प्लेन मिरर होता है उसमें इमेज फॉर्म बाय द मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमेशा जो इमेज होती है वो वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। द साइड ऑफ इमेज इज ऑलवेज द सेम, द साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज द सेम एज ऑब्जेक्ट। जो साइज़ है, जैसे इतनी हाइट है तो वो भी यहाँ पे भी इतनी होगी। फिर द इमेज इज फॉर्म्ड एज बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट। जो डिस्टेंस ये डी है, जितना पीछे रखोगे उतना ही पीछे आपको दिखाई देगा, जितना आगे रखोगे, अगर इतना आगे रखते तो ये इमेज भी इतनी आगे दिखाई देती। ओके, और लेटरली इन्वर्टेड होती है। ये वैसे तो इरेक्ट है। अब इधर आ जाते हैं। अब जो आप मिरर में देखते हो ना, जैसे मिरर में जैसे आपका जो राइट हैंड है वो इधर है, पर मिरर के अंदर जो आपकी इमेज बनी है, ओके, यहाँ पे हमारा राइट तो इस साइड है, पर उधर जो है, उधर हमारे राइट हैंड जो है उसके सामने जो इमेज बना है जिस हैंड का, वो ये क्या है, हमारा लेफ्ट हैंड की इमेज हो जाती है। अगर आप मिरर के एंगल से देखोगे तो इधर आपका लेफ्ट साइड होता है, तो ये जो इमेज है आपकी राइट साइड उधर लेफ्ट में बदल जाती है। तो इसको ही बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड, यानी लेटरली होता है साइडवेज, कि साइड बदल जाती है, लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा, है ना, लेटरली इन्वर्टेड। और अगर इसको ये ऊपर नीचे होती तो इसको बोलते हैं वर्टिकली इन्वर्टेड। अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज ऐसे बन रही है, उल्टा बन रही है, जैसे सर इधर है और पैर इधर है, पर यहाँ पर सर यहाँ पे आ गया, पैर इधर आ गए, तो ये हो गया वर्टिकल इन्वर्टेड। तो 4 चीज़ें बताई कि इमेज का जो साइज़ होता है वो सेम होता है, इमेज वर्चुअली इरेक्ट होती है, और इमेज का जो डिस्टेंस होता है मिरर से, जो आपके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसके बराबर होता है, और ये लेटरली इन्वर्टेड होती है। अब हम तो यहाँ प्लेन मिरर की बात कर रहे थे ना, जो सीधा होता है। अब अगर मिरर को मैं मोड़ दूँ ऐसे और ऐसे, कर्व्ड कर दूँ मिरर को, तो कैसी इमेजें बनेंगी? अब कर्व्ड सरफेस ऑफ शाइनिंग स्पून कैन बी कंसिडर्ड ए मिरर। अब आप ना एक जो चम्मच होता है ना, उससे आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जो पॉलिश्ड हो ना, जो बहुत चमकीला चम्मच हो आपके घर में, उसे लेके आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, देख भी सकते हो, और आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा अगर आप करोगे। तो ये जो यहाँ पर आपने ये देखा होगा गाड़ी में आपके जो शीशा लगा हुआ होता है, साइड मिरर जो होते हैं, उसमें कई जो ड्राइवर्स हैं ऐसा मिरर भी लगवाते हैं। अब इसका जो सरफेस है वो ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ है, जैसे तोंद नहीं निकल जाती, तो पेट बाहर निकल जाता है, वैसा ये आपको दिखता है मेट्रो में लगे दिखेंगे, ऐसे मेट्रो में दिखेंगे, पार्किंग में दिखेंगे। अब मेट्रो में नोटिस करना है, ये जो ड्राइवर है ना इसमें ही देखता है कि पीछे कोई आ रहा है जा रहा है, बंद कर दूँ दरवाजे या नहीं करूँ। ऐसे ही इस मिरर में पीछे तक का दिखता है, बहुत दूर का दिखता है कि कौन सी गाड़ी कितनी दूर है, तो कोई स्पीड से आ रहा है तो आप साइड हो जाते हो या अलर्ट हो जाते हो। और ये वाला मिरर जो होता है ये डेंटिस्ट के पास अब गए होंगे ना, वहाँ पे देखिएगा, ये जो होता है ये बाहर की तरफ नहीं निकला होता, ये ऐसे अंदर की तरफ कवर्ड होता है। शीशा है जो इधर, ये अंदर की तरफ कवर्ड होता है, बाहर की तरफ नहीं निकला होता। ये सारे मिरर बाहर की तरफ हैं, जैसे पेट बाहर निकल जाता है मोटे लोगों का, तो ऐसे। अब यहीं पे ये दिखा रहे हैं 2 साइड। अब ये जो होती है एक स्पून, उसकी दोनों साइड होती हैं। एक तरफ से देखोगे तो ये अंदर हो रही है, जैसे ऐसे ये वाला मिरर टाइप बन रहा है, जैसे डेंटिस्ट के पास होता है अंदर की तरफ कट, ऐसे
और ये वाला है, ये ऐसे बाहर जैसे तोन निकल रही है, पेट निकला हुआ है। ओके, तो जो शेप ऐसी होती है उसको बोलते हैं कॉनकेव। और ये जो बाहर की तरफ पॉलिश सरफेस है, जो बाहर की तरफ है आपका चमकीला सरफेस, ये चमक रहा है, और अंदर जो है वो आपका इधर डार्क मान लो, या इधर पॉलिश्ड नहीं है और बाहर की तरफ पॉलिश्ड है, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। और कॉनकेव क्या होता है, जो अंदर की तरफ पॉलिश हो, ये हिस्सा जो चमकीला होगा बहुत, और यहाँ पर पॉलिश नहीं होगी। पर हमारे जो स्पून होता है दोनों तरफ से पॉलिश होता है, तो इसमें दोनों सरफेस हो जाते हैं। तो आप जैसे ये स्पून लेंगे और इसमें अपना चेहरा देखने की कोशिश करेंगे, तो जब आप कॉन्वेक्स साइड, ये जो पॉलिश सरफेस बाहर की तरफ है ऐसे निकला हुआ है, उस साइड अपने आप को देखेंगे, तो आपको इमेज अपनी सीधी दिखाई देगी, उल्टी नहीं दिखाई देगी और छोटी दिखाई देगी। यहाँ पर इस साइड जो अंदर की तरफ पॉलिश्ड है, इस साइड से आप देखेंगे स्पून को, तो आपकी जो इमेज है इन्वर्टेड, उल्टे दिखाई देंगे आप, इन्वर्टेड। और एक कौन सा इन्वर्टेड है, वर्टिकली इन्वर्टेड है, ठीक है। लेटरली में होता साइड चेंज हो जाती है, लेफ्ट राइट हो जाता है, यहाँ पर ऊपर नीचे हो जाते हैं। देखो सर नीचे आ गया ना, तो ये आप याद रखिएगा, जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ सरफेस है वो और जो पॉलिश्ड है तो वो कॉनकेव साइड होगी। जो बाहर की तरफ निकला हुआ है जैसे पेट निकला रहता है तो वो कॉन्वेक्स साइड हो जाती है मिरर के केस में, ठीक है। मिरर के केस में है, ये याद रखिएगा। मिरर में जो होता है एक साइड पॉलिश्ड होती है, दूसरी साइड पॉलिश्ड नहीं होती, ठीक है। ये पॉलिश्ड है, ये नॉन पॉलिश्ड। तो जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है कर्व्ड आउटवर्ड्स इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स मिरर, एंड व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैन बी कर्व्ड इनवर्ड्स फेसिंग सेंटर ऑफ स्फीयर्स इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। जब जो कर्व हो वो अंदर की तरफ हो तो वो कॉनकेव मिरर हो जाता है, जैसे इधर अंदर की तरफ है, जो बाहर निकल जाए तो कॉन्वेक्स हो जाता है। अब आ जाते हैं ये जो CFP, इनका मतलब क्या है। सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। ये जो हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हम कॉनकेव मिरर ले रहे हैं, ये रिफ्लेक्ट करने वाला जो सरफेस है, ओके, इसका जो मिड पॉइंट होगा, इसका बीच में होगा, बीच का पॉइंट जो होगा उसको बोलते हैं पोल, ओके। और उसे डिनोट करते हैं पीसी। ये लिखा है सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। ये जो इसी पे लाई करता है, पोल जो है ये रिफ्लेक्ट करने वाले सरफेस पे लाई करता है, कहाँ, बीचों बीच। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से, बता दिए। पोल इज पार्ट ऑफ अ स्फीयर एंड स्फीयर हैज अ सेंटर। अब ये जो हमने इतना सा हिस्सा लिया है ना, ये एक्चुअली में पूरा ये स्फीयर था जो अंदर से पॉलिश्ड था, उसका हमने यहाँ से हिस्सा तोड़ लिया, MN, ओके। फिर हमने बाहर निकाल लिया तो ये बन गया। तो ये जो स्फीयर था इसका सेंटर भी तो होगा, हर स्फीयर का सेंटर होता है, तो उस सेंटर को हम बोल देते हैं C फॉर सेंटर, कॉमन। और ये मिरर का पार्ट नहीं होता क्योंकि मिरर तो इतना सा हमने निकाला है अपना, और सेंटर तो बीच में होता है, तो ये पोल तो इस पे पड़ेगा हमारा बीचों बीच, P इस सरफेस पे, सेंटर नहीं पड़ता, तो यहीं लिखा है इट लाइज आउटसाइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। फिर आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट लाइज बिहाइंड द मिरर ऑन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब ये जो है हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, इधर नॉन पॉलिश सरफेस है, इधर पॉलिश्ड सरफेस है। अब जो इसका सेंटर होता है कॉनकेव मिरर का, ये फ्रंट में लाई करता है, इसके पहले आ जाएगा यहाँ पर। अब जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है उसके केस में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में जो हमारा पॉलिश्ड सरफेस होता है वो बाहर की तरफ होता है और नॉन पॉलिश अंदर होता है। पर ये जो हमारा ये जो स्फीयर था इसका सेंटर इधर है और ये हमारा पॉलिश सरफेस इधर है, तो ये पॉलिश सरफेस के पीछे आता है। कॉन्वेक्स मिरर में जो सेंटर होता है स्फीयर का वो हमेशा पीछे आएगा, C। और इस केस में कॉनकेव के में क्योंकि वो इस ऐसे स्फीयर से बना है तो पॉलिश सरफेस उसका अंदर है, तो उसके फ्रंट में आता है। तो ये लिखा है सेंटर ऑफ
कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, जैसे यहाँ पर इट लाइज बिहाइंड द मिरर ऑन केस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अब यहाँ पर ये डायग्राम दिए हुए हैं आपको, ये कॉनकेव का है और ये है कॉन्वेक्स। अब आते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। अब बात आती है रेडियस की। अब रेडियस क्या होता है? अब जो सेंटर से आपके जो बाहर का सरफेस है इसका डिस्टेंस ही रेडियस होगा। स्फीयर है, स्फीयर का सर्कल का रेडियस एक ही बात है। तो इस केस में क्या हो गया, सेंटर से जो P तक जा रहा है ये डिस्टेंस हो गया हमारा R। कैपिटल से डिनोट करेंगे रेडियस, रिप्रेजेंटेड बाय लेटर R। द डिस्टेंस PC इज इक्वल टू R। जो P पोल और ये जो सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बीच का डिस्टेंस हम बोल देते हैं R, ये रेडियस होता है। ओके, अ लाइन straight line passing through the pole and the center of curvature of a spherical mirror is called principal axis। अब ये पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से हम एक लाइन जोड़ते हैं जो बाहर की तरफ निकल रही है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इस लाइन को। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट पोल। और ये जो ना अब स्ट्रेट लाइन जा रही है, P से जा रही है, तो ये इसके परपेंडिकुलर होता है, किसके? पोल के। प्रिंसिपल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द पोल। ये जो P है पोल, ये जो लाइन जा रही है C और P को कनेक्ट कर रही है, तो ये P के परपेंडिकुलर होती है, यानी नॉर्मल। ओके, अब आ जाते हैं हम एक्सपेरिमेंट्स पे। अब इसमें लिखा है एक कॉनकेव मिरर लो और सन की तरफ उसको, उसका जो पॉलिशर है सन की तरफ कर दो, और उसके आगे एक पेपर, शीट ऑफ पेपर लो और ऐसे डिस्टेंस पे रखो जहाँ पे जो वाइट लाइट आपको ऑब्जर्व होगी ना वो बहुत ही छोटी हो। जैसे ये हमने कॉनकेव मिरर लिया, जैसा हमें कहा था, हमने इसे सन की तरफ इसका फेस कर दिया पॉलिश्ड वाला। अब हमने इसके आगे पेपर रखा, तो हम उस डिस्टेंस पे रखेंगे जो यहाँ पे एक वाइट सी इमेज बनेगी ना, बिल्कुल छोटी बने। दूर रखोगे ज़्यादा, ठीक है, तो वो छोटी नहीं बनेगी। एक ऐसे डिस्टेंस पे रखना है जो हमें बिल्कुल माइन्यूट वाइट लाइट यहाँ पर सारी फोकस हो। तो क्या होगा, जो लाइट इन पे पड़ेगी ना पॉलिश सरफेस पे, ये सारी सन से आ रही है सारी लाइट, ये आपकी रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट पे आएगी, एक छोटे से पॉइंट, बिल्कुल बारीक पॉइंट पे आएगी वो। और यहाँ पर जो वाइट लाइट है उसमें से ऐसे धुआं सा निकलने लगेगा और थोड़ी देर बाद पेपर जलने लगेगा। तो इसने क्या किया, इसने सारी लाइट जो है एक पॉइंट पर आपने रिफ्लेक्ट कर दी कॉनकेव मिरर से। और ऐसे ही इस चीज़ का यूज़ हम किस चीज़ में कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हीट जनरेट हो गई है, जब यहाँ आग लगी है, तो सोलर कुकर जो होते हैं उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका? कॉनकेव रिफ्लेक्टर का। ये देखो कॉनकेव सरफेस है ना, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ पॉलिश सरफेस। हमने क्या किया, ये जो सूरज से रेस आ रही थी सारी यहाँ पे एक पॉइंट पर रिफ्लेक्ट कर दी, और वो पॉइंट गर्म हो गया, जिससे कि हमारा जो कुकर है वो गर्म होने लगा और उसके अंदर हम खाना पकाने लगे। और जैसे डिश एंटीना होता है ना आपके, उसमें भी ऐसे ही है, वो एक पॉइंट पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सारा जो सिग्नल आ रहा है ना सैटेलाइट से, आप देखना ऊपर छत पे जाके, वो वहाँ पर एक आपका बीच में ऐसा उपकरण लगा होगा इधर माइक जैसा, उस पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं सारी जो रेडियो सिग्नल्स, जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं सैटेलाइट से, वो एक ही पॉइंट पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो उसका भी प्रोसेस सेम है। द स्पॉट ऑफ लाइट इज एक्चुअली द इमेज ऑफ द सन। अब ये जो बिल्कुल आपको बारीक मैंने कहा था ना कि एक वाइट सी डॉट आएगी जो जलने लगेगी, वो एक्चुअली सन की इमेज है, सूरज की इमेज है, और वो बहुत ही छोटी है, बहुत ही छोटी, वो आपको नहीं दिखेगी। पर वो जो वाइट डॉट है वही इमेज है, पर उसमें आपको सन क्लियर नहीं दिखेगा कि यही सन है। वो इतनी छोटी इमेज बनाता है, बहुत ही हाईली डिमिनिश्ड इमेज होती है वो, इसलिए ये पेपर जलने लगता है। ये सारी हीट और लाइट की जो है वो एक पॉइंट पे आप अगर रिफ्लेक्ट कर देंगे तो वो पॉइंट बहुत गर्म हो जाएगा, जैसे यहाँ पर होगा। तो इसी पॉइंट को जहाँ पे सारी इन्फिनिटी से जो
लाइट आ रही है, जैसे सूरज बहुत दूर है तो हम उसमें मान लेते हैं कि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो वहाँ से जो वो भी लाइट आ रही है वो कॉनकेव मिरर से टकरा कर एक पॉइंट पे सारी कन्वर्ज हो जाती है, रिफ्लेक्ट होकर। इसी पॉइंट को बोलते हैं हम फोकस, और ये प्रिंसिपल एक्सिस पे है, इधर बना है, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ओके, दिस पॉइंट इज द फोकस ऑफ द मिरर, दिस गिव्स फोकल लेंथ ऑफ मिरर, और इसी से हमें मिरर की फोकल लेंथ पता चल जाती है। ये जो जहाँ फोकस बनता है ना उसका, और पोल जो पी था, पॉइंट हमारा इस कर्वेचर के मिड पॉइंट पे था जो पी, और फोकस जहाँ पर ये सूरज की इमेज बनी, इस पॉइंट के और पी के डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ ऑफ मिरर। और ये जो डिस्टेंस है पी और फोकस के बीच का, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एफ से। अब आ जाते हैं, द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। अब ये जो अपर्चर होता है ये क्या होता है, ये जो आपने हिस्सा लिया था ना स्फेरिकल मिरर का, इसका जो डायमीटर है, ये लेंथ एम से लेकर एन तक, इसी को अपर्चर बोलते हैं। Mn represents aperture. For spherical mirrors of small apertures, radius of curvature is found to be equal to twice the focal length. अब ये हमेशा याद रखना, जो हमारा कॉनकेव मिरर था उसका हमने बताया था ना एक सेंटर होगा, जिस स्फीयर में से करता है उसका सेंटर था, तो ये इस अपर्चर का भी सेंटर वही होगा। और जहाँ पर इसका फोकस बनेगा, जैसे लाइट आई सन से और यहाँ पर टकरा के यहाँ पे सब कन्वर्ज हो रहा है, तो ये फोकस हो गया। जो ये सेंटर होता है और सेंटर से पोल का डिस्टेंस होता है, और जो फोकल लेंथ होती है, जो फोकस से पोल का डिस्टेंस है, वो डबल होता है। जैसे रेडियस जो होगा वो डबल क्या होगा, 2f फोकल लेंथ। और ये किस केस में होगा, जो हमारे स्मॉल मिरर्स होते हैं उस केस में होगा, जहाँ का अपर्चर स्मॉल होता है। स्मॉल अपर्चर में छोटा सा टुकड़ा लिया है, बड़ा टुकड़ा नहीं। छोटे टुकड़े वाले मिरर में ये होता है कि जो रेडियस होता है, ये यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से पोल तक डिस्टेंस हो गया हमारा रेडियस, ये ट्वाइस होता है किसके, फोकल लेंथ के। तो आगे अब जो आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें ये काम आएगा आपको। तो अब आ जाते हैं हम रे डायग्राम्स पे। पहले रे डायग्राम समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। अब कुछ रूल्स हैं। पहला रूल, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब ये जो इन्फिनिटी से लाइट आ रही थी हमारी, जो पैरेलल थी, ये प्रिंसिपल एक्सिस था हमारा। अब एक लाइट सोर्स जैसे सन था, उससे जो लाइट आ रही थी और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, तो वो कहाँ से पास होएगी, टकरा के रिफ्लेक्ट कहाँ से होएगी, ये फोकस से रिफ्लेक्ट होके जाएगी। जैसे यहाँ टकराई और जो रिफ्लेक्टेड लाइट थी वो फोकस से पास होके जाएगी, इस तरह से। ओके, जैसे इस केस में हुआ था कि सारी जो लाइट आ रही थी सन से, वो कहाँ पर रिफ्लेक्ट होके फोकस के ऐसे पास थ्रू हो रही थी, और यहाँ पे सारी लाइट जो है कन्वर्ज हो गई, तो यहाँ हीट प्रोड्यूस हो गई थी। ऐसे ही ये कॉन्वेक्स मिरर में जो लाइट इन्फिनिटी से आ रही है वो ऐसा रिफ्लेक्ट होगी, इन्फिनिटी से ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से पॉलिश सरफेस था, इसने इसे रिफ्लेक्ट कर दिया। पर वो अपीयर कैसे होगी कि वो, अगर हम इस रे डायग्राम पीछे करेंगे तो ये जो कॉन्वेक्स मिरर था इसका फोकस तो इधर बनेगा ना, और इसका सेंटर भी हमने बताया था कि पोल के पीछे बनता है, क्योंकि ये जिस स्फीयर से निकला है उसका सेंटर ऐसे होगा इधर। तो वो अपीयर ऐसे होगी, अगर हम जो पैरेलल आई इस प्रिंसिपल एक्सिस के, जो लाइट आई वो पैरेलल आई, तो वो रिफ्लेक्ट ऐसे एंगल पे होएगी कि अगर जो रिफ्लेक्टेड लाइट को हम पीछे करें, ऐसे खींचे, तो वो फोकस से पास होती प्रतीत होगी। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऐसा होगा। अब आ जाते हैं दूसरा रूल, रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस एमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। उल्टा हो गया, जो रे पैरेलल आ रही थी वो तो फोकस से जा रही है, अब जो रे हम फोकस से पास कराएंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। देखिए ये रे है, डिस्टेंस से आ रही है, फोकस से हमने पास कराई, तो यहाँ पे ये
ये पॉलिश सरफेस था ना, इससे टकराएगी तो ये पैरेलल होके जाएगी कहाँ गए, प्रिंसिपल एक्सिस से। उल्टा हो गया फर्स्ट केस का। ऐसे ही हमने क्या करा, हमने इस एंगल पे उस इंसिडेंट रे को डाला कि वो अगर हम इस मिरर के पीछे ऐसे लाइन खींचे तो हमें वो फोकस से पास होती दिखे। तो इस एंगल पे अगर हम डालेंगे जो ऐसी रे इंसिडेंट जो फोकस से पास होती प्रतीत हो, तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, वो जो सेंटर और ये जो पी है इसको जोड़ने वाली लाइन जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब इसके पैरेलल हो जाएगा वो। ओके, द रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस एमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक और थर्ड रूल, अ रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ। अ रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी रिफ्लेक्टेड अलोंग सेम पाथ। अब हम जो सेंटर से अगर एक रे पास कराएं तो यूं का यूं टकरा जाएगी, वैसे ही वापस जाएगी। ऐसे ही हम इस एंगल पे डालते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में रे, कि अगर हम उस रे को ऐसे पीछे ड्रॉ करें तो और सेंटर से पास होती प्रतीत हो तो वो यूं की यूं वापस चली जाएगी टकरा के, वो कहीं ऐसे बैंड नहीं होगी, इधर उधर जैसे आई थी वैसे चली जाएगी अपने घर। ओके, अब फोर्थ केस हमारे पास ये है कि जो इंसिडेंट रे है ये हमारी पोल पे पड़ती है डायरेक्ट, ऐसे तिरछी ऐसे पोल पे पड़ रही है। तब क्या होगा, और ये पोल क्या था, हमारा ये जो कर्वेचर था इसका मिड पॉइंट था, उसे हम पोल बोलते हैं। अब ये इंसिडेंट रे ऐसे पड़ी है तो ये प्लेन मिरर वाला कंडीशन आ जाएगी इसमें। जिस एंगल पर पड़ेगी एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उसी जितने एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये बराबर होंगे किस केस में, जब वो डायरेक्ट पोल पे पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है और पोल पे पड़ रही है, वो कहीं और नहीं पड़ रही, सीधा यहाँ पड़ेगी तो ऐसे ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी जिस एंगल पे वो पड़ी है। और इसके केस में भी यही होगा, कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये पी है इसका पोल, यहाँ पे पड़ी, यहीं से रिफ्लेक्ट होके चली गई। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये बराबर होंगे। ये प्लेन मिरर का केस हो जाता है, जब पोल पे पड़ती है तो ये एक तरह से प्लेन मिरर हो जाता है, परपेंडिकुलर है ना, जैसे ये परपेंडिकुलर हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, तो सीधा वही केस आ जाता है जो ऊपर हमने आपको ये प्लेन मिरर में बताया था। अब ये जो आपके रे डायग्राम्स हैं ये कॉनकेव मिरर के आएंगे नीचे। ओके, अब पहला केस देखते हैं ए का, ये याद करने पड़ेंगे आपको। अगर कोई चीज़ इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, जैसे कि हो गया सन, वो बहुत दूर से लाइट भेज रहा है, सारे ये पैरेलल लाइट हमने बना दी जो अब ये, तो ये कहाँ से पास हो रही थी, फोकस से पास हो रही थी सारी। तो फ्रॉम इन्फिनिटी लाइक सन ऑल इमेज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स फोकस। ये जो रेस हैं वो कहाँ रिफ्लेक्ट होके मिलेंगी, फोकस पे मिलेंगी, इस पॉइंट पे। और यहाँ पर दिया हुआ है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी, फोकस पे होगी। और ये इसका साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, आप देख भी नहीं पाओगे, एक पॉइंट जितना होगा, जैसे पॉइंट साइज होगा ना, तो सन भी दिखेगा ना आपको, पॉइंट साइज दिखेगा। और ये कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ये इमेज रियल होगी और उल्टी होगी। आपको सन अगर वैसे देख नहीं पाओगे पर देख पाते तो वो उल्टा होता। अब सेकंड केस लेते हैं बी, इमेज जस्ट बियॉन्ड सी फॉर्म्स बिटवीन एफ एंड सी। अब हमने सी से थोड़ा ही यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को आगे रखा। अब एक ऑब्जेक्ट है, हमने इन्फिनिटी पे नहीं रख रहे, हम धीरे धीरे पास आते रहेंगे मिरर के, आप देखना थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ते रहेंगे। अब सी के थोड़ा सा इधर फ्रंट में रखा ऑब्जेक्ट को, तो जो ए बी हमारा ऑब्जेक्ट था वो कैसी इमेज बनाएगा, ए टकरा के ऐसे पैरेलल है ये वाली लाइन, तो ये कहाँ से जा रही है, एफ से पास हो रही है। ओके, और एक जो हमारी जो ए बी ऑब्जेक्ट है उससे लाइट जो पास होगी, हम उससे पास करवाते हैं सेंटर से पास हुई, टकरा के वापस इसी एंगल पे चलेगी। तो यहाँ पर ही मीट कर रही हैं, तो इमेज की जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो ऐसे बनेगी, ए जो था हेड था वो नीचे आएगा और जो नीचे का हिस्सा है वो इधर रहेगा, तो ये इन्वर्टेड इमेज बन गई। ये जो ए बी है ये क्या हो गया, एक तरह से
बी ए हो गया, तो ये इन्वर्टेड हो गया। और ये कैसी हुई साइज में, स्मॉल, ठीक है, छोटा साइज होगा इसका, बिल्कुल पॉइंट वाला नहीं हुआ। पॉइंट वाला जब होता, जब इन्फिनिटी से आती तो फोकस पे मिल रही थी तब। तो ऐसे ही हम अब पार्ट सी देखते हैं। हमने कहा ना धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे, पहले इन्फिनिटी से रुक गया, फिर सी से थोड़ा सा फ्रंट में रखा हमने ऑब्जेक्ट, अब पूरा सी पे रख लेते हैं। तो कैसे बनेगी, ये जो ऊपर की एक ए से जो आपकी इंसिडेंट रे आएगी वो टकराएगी, फोकस से पास होगी, आपको पता है, ठीक है। अब ये जो ए से एक हम रेस पास कराएं, कहाँ से, फोकस से पास कराएंगे, और जो रे फोकस से पास होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलती है, तो ऐसे निकलेगी। ओके, तो ये दोनों आपस में कहाँ मिल रही हैं, ये जो ऊपर से रे गई थी हमारी इधर पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस से, ये फोकस से गई, एक रे हमने निकाली फोकस से, ठीक है, वो टकराई, फिर वो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे मिली इस पॉइंट पे, तो ये हो गया हमारा हेड ए डैश, जो ऊपर जो था हेड ऑब्जेक्ट का वो ऐसे हो गया, और ये जो बी था इधर ही रहे, तो उल्टी इमेज बनी ये भी, ए बी से क्या हो गया, बी हो गया, तो इन्वर्टेड बनी, पर इसका साइज और इसका साइज क्या था, सेम। तो थर्ड में अगर सी पे रखोगे आप, जो ये जो आपका अपर्चर है उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर आप उस पर ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज जो बनाता है वो अपोजिट बनाता है वो, और उसी डिस्टेंस पे बनाएगा जिस पे वो रखा है, यानी सेंटर पे रखा है तो सेंटर पे ही आपको एक इन्वर्टेड और रियल इमेज मिलेगी। अब आ जाते हैं डी पे। ओके, अब ये याद रखना कि जैसे बी में हमने सी और एफ के बीच में इमेज पाई थी ना, जब हमने सी से थोड़ा सा आगे ऑब्जेक्ट रखा था तो कहाँ इमेज बनी थी, सी और एफ, सेंटर और फोकस के बीच में। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ना, जैसे थोड़ा पास बढ़ रहे हैं मिरर के, तो पहले हमारा सी से थोड़ा सा आगे था, फिर सी पे आया, अब ये जो ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच में रख दिया हमने, तो बी के केस का उल्टा होएगा, देखना। अब यहाँ पे रखा हमने एक जो रे थी, जैसे बोला था ना कि हम उस इस एंगल पे डालेंगे उसको कि वो सेंटर से होके जा रही है, तो सेंटर से जो भी रे डाल जाती है वो वैसी की वैसे टकरा के आ जाती है, तो इस एंगल पे डाला हमने कि वो सेंटर से पास होती प्रतीत हो रही थी, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो सेंटर से ही गई, ठीक है। दूसरी हमने एक पैरेलल डाली इधर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो कहाँ से गई, फोकस से पास होके, दोनों रेस कहाँ मिली, यहाँ पर, जैसे इस डिस्टेंस पे ही हमने ऑब्जेक्ट रखा था ना पहले। अब जहाँ पे इमेज बनी थी इधर, इसी पे हमने ऑब्जेक्ट रखा सीधा, तो वो अपनी इमेज कहाँ बना रहा है, टकरा के वापस इधर, जहाँ पे इस बी के केस में ऑब्जेक्ट था वहाँ पे वो अब अपनी इमेज बना रहा है। तो जैसे जैसे हम पास लाते जा रहे हैं तो चेंजेस आते जा रहे हैं इमेज बनाने में। अब हमने एक और किया ई केस, अब सी ओ एफ के बीच में रख के भी हमारा मन नहीं भरा, हमने फिर देखा कि एफ पे रखते हैं, यानी फोकस पे रख दिया हमने जो ऑब्जेक्ट था। अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी, अब फोकस था ये, अब ए और बी ऑब्जेक्ट हो गया, ये लेंथ होगी, ए पर हेड हो गया, बी इसका लेग हो गया, टेल हो गया। अब ए से वही हमने सेंटर से इस एंगल पर डलवाई इंसिडेंट रे कि वो वापस रिफ्लेक्ट होकर सेंटर से ही जा रही है, ठीक है। और ऐसे ही जो एक और इंसिडेंट रे ए से आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, वो फोकस से पास होकर गई, पर ये आपस में मिल नहीं रही और ये कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो जब फोकस पे हम रखते हैं कोई ऑब्जेक्ट तो उसकी इमेज नहीं बनती है, इमेज एट फॉर्म्स एट इन्फिनिटी और नेवर फॉर्म्स, क्योंकि इन्फिनिटी पे कभी मिलेंगी नहीं, कोई पैरेलल रेस मिलती ही नहीं। इस केस का ये अपोजिट है, जब इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे हो रहा है, और जब हमने फोकस पे रख दिया तो इमेज हमारी इन्फिनिटी पे बनेगी, हालांकि बनेगी नहीं, पर इस केस का ए का बिल्कुल उल्टा इधर हो गया। अब आ जाते हैं हम एफ पे। अब ये केस भी इम्पोर्टेंट है, ये डेंटिस्टों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें डेंटिस्ट बनना है वो ध्यान दे। अब हमने और पास कर दिया मिरर के, अब हमारा एफ पे भी मन नहीं भरा तो हमने एफ और पोल के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट ए बी। अब
वही एक हम सेंटर से पास करवाने की कोशिश करते हैं, ऐसे एंगल पे डालेंगे कि वो सेंटर से पास होती जो रिफ्लेक्टेड है वो प्रतीत होते को ऐसे। ओके, और एक हम डालेंगे पोल पे। अब ये पोल पे डाली थी, वो बताया था ना प्लेन मिरर वाला हिसाब हो जाता है, जिस एंगल पे डाली है उसी पे रिफ्लेक्ट हो गई है। अब हम ये जो रेस हैं आपस में मिल ही नहीं रही, कहीं इधर जा रही है इधर जा रही है, तो ये बनेगी नहीं क्या? नहीं, ये बनेगी। हम इसको, इस लाइन को जो रिफ्लेक्टेड रेस वाली लाइन है इसको पीछे करेंगे ऐसे, तो ये हमें यहाँ दिखाई देगी इमेज कि जैसे कि ये मिरर के अंदर बन रही है। और ये बिल्कुल सीधी होगी। अगर ए बी सीधा है तो ये भी ए बी जो है हमारा सीधा होगा, इन्वर्टेड नहीं होगा। तो ये हमारी इरेक्ट इमेज बनी है, इन्वर्टेड उल्टी इमेज नहीं बनी। और ये जो है लार्ज है। अब फोकस और पोल के बीच में आप फोन के मिरर में एक ऑब्जेक्ट रखते हो तो उसकी इमेज हमेशा लार्ज बनेगी। और क्या बनेगी? इमेजिनरी। ठीक है, जैसे प्लेन मिरर में इमेज बनती है ना इमेजिनरी, पर उसमें साइज़ सेम होता है। पर इसके केस में कॉनकेव मिरर में साइज़ हमेशा बड़ा हो जाएगा। इसी का फ़ायदा ये डेंटिस्ट उठाते हैं। अब ये जो आपका इधर है मिरर, कॉनकेव मिरर है डेंटिस्ट का, ये शीशा आपके दांत में डाल के आपका दांत चेक करता है ना, तो ये दांत से इस मिरर का डिस्टेंस इतना होता है कि अगर ये जो मिरर का पार्ट है इसका फोकस अगर इधर है तो ये जो दांत है ना आपके जिन्हें देख रहा हो जैसे ये वाले, तो ये फोकस अगर इधर है तो फोकस और पोल के बीच में आ रहे हैं। तो इनकी जो ये इमेज है, इस दांत की इमेज देखो यहाँ पे सामने दिखाई दे रही है, जैसे कि मिरर के अंदर से आ रहा हो ऑब्जेक्ट, और वो साइज़ में भी बड़ी है, जिससे कि बड़ा बड़ा दिखता है। तो उन्हें पता चल जाता है कैविटीज़ कहाँ है। तो देखो इस रे डायग्राम का, इस वाले एफ़ का कितना फ़ायदा हो रहा है। इधर एफ़ और पी के बीच में ये एफ़ है यहाँ पर, और ये पोल है, सेंटर है ये इधर, ये सेंटर हो गया इस स्फेरिकल मिरर का, और ये फोकस हो गया। इसके बीच में हमने ये ऑब्जेक्ट रख दिया, तो उसकी इमेज देखो जो रिफ्लेक्ट होके कहाँ बनी, उसी के मिरर के अंदर बनती हुई हमें दिखाई दी। और वो इरेक्ट थी, सीधी थी, उल्टे नहीं दिख रहे हमें दांत। ओके, और वर्चुअल थी, हमें ऐसा लग रहा है कि मिरर के अंदर ही दांत हैं बड़े बड़े। ओके, जैसे कि प्लेन मिरर के केस में हुआ था। तो ये आपके कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स हो गए। आपको इन्हें याद करना पड़ेगा और 2-3 बार खुद अपने हाथों से बनाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर तो हमने जो सबसे पहला था एग्जाम्पल, उसमें हमने जो इंसिडेंट रे बनाई थी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनाई थी। फिर यहाँ पर बी में आए तो हमने एक इंसिडेंट रे जो थी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनाई थी, दूसरी हमने सेंटर से रिफ्लेक्ट करवाई बी के केस में। सी के केस में भी हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाई और एक कहाँ से करवाई? फोकस से। अब डिफरेंस देखो, यहाँ पे सेंटर से करवाई तो रिफ्लेक्टेड नहीं, यहाँ फोकस। तो आपको याद करना पड़ेगा कि हमने कहाँ से निकलवाई थी। सी केस में जब ऑब्जेक्ट अपने कर्वेचर पे ही था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही था, तो हमने एक रे तो हमने यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाली, एक फोकस से। अब डी पे जब हम आए तो हमने क्या किया, वही बी वाला हिस्सा एक सेंटर से निकलवाई और दूसरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और ई वाले में क्या हुआ हमारा, ई वाले में हमने वही किया, एक सेंटर से निकलवाई और एक हमने कहाँ से पास करवाया? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, तो वो फोकस से पास होकर गई। और एफ़ के केस में हमने क्या किया, सेंटर से पास करवाई एक रिफ्लेक्टेड रे और दूसरी हमने सीधा पोल पे डाल दी। सिर्फ इस केस में जो है हमारी इंसिडेंट रे हमने पोल पे डाल के दिखाया है, ये वाला केस। और ये अकेला केस है जिसमें जो इमेज है वो इमेजिनरी बनी और इरेक्ट बनी, बस अकेला केस है जब फोकस और पोल के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा। और सब में जो इमेज बनी है वो उल्टी बनी है और रियल बनी है। अब यहाँ रियल इमेज से क्या मतलब है? रियल इमेज से अब आपको बताते हैं मतलब क्या हुआ। आपने ये ऑब्जेक्ट था ना ए बी, ठीक है, ये हमने सेंटर पे रखा तो इसकी इमेज उल्टी बनी थी और इसी पे बनी थी, सेंटर पे ही बनी थी। तो अगर आप यहाँ पर एक कपड़ा लगा देंगे ना, जैसे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर है और इसके नीचे आप एक कपड़ा लगाएंगे, तो उस पर आपको इस ऑब्जेक्ट की इमेज कैप्चर हो जाएगी। उस जैसे आपका प्रोजेक्टर होता है ना, उस पर आप
मूवी देखते हैं तो उस पर मूवी का सीन चलने लगता है, ऐसे ही इस यहाँ पे एक पर्दा लगाएंगे तो आप इसकी इमेज को कैप्चर कर सकेंगे इधर, इसलिए इसको रियल इमेज बनता है बोलते हैं, क्योंकि ये रियल में बनती है। ये इस मिरर के पीछे बनती प्रतीत नहीं हो रही, जैसे कि लास्ट के केस में आपको बताया था ना, इधर एफ के केस में हमें लगता है यहाँ पर कि ये दांत अंदर हैं, ये वो वाला केस नहीं है। यहाँ पर रियल में इमेज बनेगी आपकी, इन्वर्टेड बनेगी और रियल होगी, उसको आप पर्दे पे कैप्चर कर पाएंगे। अब एक बार बताओ, ये जो यहाँ पे इमेज बनी इस दांत को हम पर्दा लगाएंगे कहाँ? मिरर के अंदर पर्दा थोड़ी लग सकता है कि इसको कैप्चर कर किया जा सकता है इस इमेज को, इसलिए इसको इमेजिनरी बोलते हैं कि इमेजिनेशन में इसको हम पर्दे पे कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि मिरर के अंदर पर्दा लगाएंगे कहीं हमें लग रहा है कि ये मिरर के अंदर बन रही है कहीं, वो हमारी आंखें हमें धोखा दे रही हैं। ये एक इमेजिनरी इमेज है, जो रियल होती है उसे हम आप कैप्चर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, आप कैप्चर कर पाओगे। एक कोन के मिरर लेना और उसके सेंटर में आप एक इमेज रखना, ठीक है, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट पकड़ा है उसके नीचे एक कपड़ा लगा देना। आपसे ये जो ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस नीचे बनेगी जस्ट, और इन्वर्टेड दिखेगी आपको, वो रियल इमेज होती है। और ये आपको जब लेंसेज के बारे में पढ़ाएंगे ना, तो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाएंगे और कैप्चर करके भी दिखाएंगे आपको इमेज कैसे कैप्चर होती है। अब आ जाते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो केस हैं, इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी, इस एंगल पर रिफ्लेक्ट होंगी कि हम अगर इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ ले जाए तो हमें ऐसा लगेगा कि फोकस से पास होके वो रिफ्लेक्टेड रे जा रही है। सारी पैरेलल आ रही हैं, इन्फिनिटी से जैसे सन से आ रही हैं, तो सारी ऐसे हमें प्रतीत होंगी जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं कि वो फोकस से होके जा रही हैं, जो इसका केस था। यहाँ पे इन्फिनिटी से आ रही थी तो फोकस पे मिल रही थी, और यहाँ पे आ रही हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि फोकस से निकल के आ रही हैं वो सारी रेस। तो केस सेम है, पर रे डायग्राम थोड़ा उल्टा हो जाएगा। कॉन्वेक्स जो कॉनकेव मिरर था उसमें हम यहाँ पे फोकस से ऐसे मीट करवा रहे थे, पर इस केस में पीछे की साइड होगा, ओके। और इमेज जो होगी हाईली डिमिस्ड होगी, पॉइंट साइज होगी, इसमें भी पॉइंट साइज, जैसे सन पॉइंट साइज था ना, तो इमेज बनेगी वो हाईली डिमिस्ड बनेगी और पॉइंट साइज बनेगी, और वर्चुअल रिएक्ट होगी, सीधी होगी, ओके, और वर्चुअल होगी क्योंकि ये मिरर जो है इसके पीछे बन रही है और उसे आप पर्दे पे कैप्चर नहीं कर पाएंगे। अब हम आ जाते हैं, जब ऑब्जेक्ट हम ऐसे प्लेस पर रखेंगे कि जो यहाँ पर हमारा ये पोल है इसके और इन्फिनिटी के बीच में होगा, जैसे ए भी हमने रख दिया बीच में, कहीं भी रख दिया, तो हम दो इंसिडेंट रे निकलवाएंगे हम। जैसे ए से इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आती है रेस वो कहाँ से पास होती है, वो फोकस से पास होती है। तो यहाँ पर जो ये रिफ्लेक्ट होएगी ना, ये इस एंगल पे रिफ्लेक्ट होएगी कि अगर हम इसको ट्रेस बैक करेंगे इस रिफ्लेक्टेड रे को, तो कहाँ से पास होती प्रतीत होगी, फोकस से, और ऐसा लगेगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये फोकस से निकली है अंदर से, ओके। दूसरा हम इसको पास कराएंगे यहाँ से एक रे, लेकिन कहाँ पास करवाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ये सी है, ओके, ये कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो दूसरी जो रे जाएगी वो कहाँ से जाएगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, पर यहाँ से पास होगी नहीं, यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और जब हम उस रिफ्लेक्टेड रे को ट्रेस बैक करेंगे ऐसे डॉटेड लाइन से, तो हमें कहाँ से एमर्ज होती है वो दिखेगी, इस पॉइंट से, सी से। तो ये जो जहाँ दोनों ये इंसिडेंट हमारी क्लैश करेंगी वहाँ पर एक इमेज बनेगी ए बी, जैसे ये वाली ऊपर ये हमारे रे गई थी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई तो इसको ट्रेस बैक किया तो ये यहाँ पे, और एक सेंटर से जा रही थी तो ये दोनों यहाँ पे टकराएंगी, तो ये एक हमारी इमेज बनेगी ए और बी। ये ए बी की एक छोटी इमेज बनेगी, और ये कैसी होगी, इरेक्ट होगी, यानी सीधी होगी, वर्चुअल होगी, और साइज इसका छोटा होगा। ये इसका क्या फ़ायदा मिलता है, जैसे यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा, देखो इधर है, ये पीछे गाड़ियाँ हैं ना, ये गाड़ियाँ एक्चुअली में बड़ी हैं, पर ये हमारा यहाँ पर हो गया कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें ये कैसी इमेज बनाता है, जब इन्फिनिटी और बीच के में ऑब्जेक्ट हो, ये छोटी इमेज बनाता है, जैसे ए बी बनाता है, ओके। तो ऐसे ये छोटी इमेज बना के दिखाएगा जिससे आपको दूर दूर का सब दिख जाएगा। ऐसी पार्किंग में दूर गाड़ी खड़ी हो तो आपको आसानी हो जाती है, जैसे पिलर है, एक्चुअल साइज इनका पिलर का बहुत बड़ा होता है, पर यहाँ पर ये छोटे दिख रहे हैं। तो इन कॉन्वेक्स मिरर का इन जगहों पर फ़ायदा होता है कि ये ऐसी इमेज बनाता है, तो इसका हम डेली लाइफ में ऐसा यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम रिफ्रैक्शन पे।
बाय स्फेरिकल लेंसेज। अब लेंसेज की बात करेंगे, उसके बाद हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। अब स्फेरिकल लेंसेज क्या होता है? मिरर तो मैंने बताया था ना कि एक साइड ही पॉलिश होता है, दूसरे साइड उसका कुछ नहीं होता। तो जो लेंसेज होते हैं वो ट्रांसपेरेंट मीडियम के होते हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मतलब होता है जिसके आर पर आप देख सकें। तो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं हमने डेली लाइफ से, जो लेंसेज आप डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर है एक मैग्नीफाइंग ग्लास, ये चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। ओके। दूसरा हो गया सबसे कॉमन एग्जांपल आपके चश्मों का लेंस होता है। कहते हैं ना लेंस टूट गया, निकल गया, कहीं पर गिर जाता है, ये लेंस की पावर इतनी है, ये तो आप ये बातें करते हैं। तो ये सब लेंसेज होते हैं। और अब आप इन्हें टच करके देखिए, इन्हें छू कर देखिए, ये मैग्नीफाइंग ग्लास को, ये बिल्कुल ये समतल होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है, या फिर ये कर्व्ड होता है? आप इसे छू के बताइए, ये बीच में से मोटा है, साइड में से मोटा है। देखिएगा मैग्नीफाइंग ग्लास बीच में से मोटा होता है और साइड में से पतला होता है। ऐसे ही ये आप चश्मे टच करके देखिएगा और उनका देखिएगा कि उनका जो सरफेस है कर्व्ड है या फ्लैट है। ओके। तो अब लेंसेज का जो कंडीशन है, पहली तो है ट्रांसपेरेंट होते हैं, आर पर दिख रहा है, जैसे चश्मे के आर पर दिखता है, मैग्नीफाइंग ग्लास के आर पर दिखता है। फिर ये बाउंड बाय टू सरफेस होता है, इनके दो सरफेस होते हैं। अब जो हमारा मिरर था उसका तो एक ही सरफेस था, शाइनी सरफेस एक ही था। दूसरी साइड तो पेंट हो रखा था, बंद था, इधर लाइट आर पर नहीं जा पा रही थी। पर जो हमारा लेंस होता है उसके दो सरफेस होते हैं, एक इधर, दूसरा इधर। ओके। दो सरफेस से मिलकर बनता है। अब वो दो सरफेस कर्व्ड हो सकते हैं और उनमें एक ही कर्व्ड हो सकता है, जैसे कि वन और बोथ सरफेस स्फेरिकल हो सकते हैं। अब अगर एक सरफेस स्फेरिकल है तो उसकी शेप ऐसी हो जाएगी कि एक साइड से स्फेरिकल है, दूसरा चपटा हो सकता है ऐसे, पर हो गया ट्रांसपेरेंट, यहाँ लाइट आर पर जाएगी। या दोनों सरफेस स्फेरिकल हो सकते हैं, एक ये और उससे जोड़ के दूसरा बना दिया, तो ये वही बन गया अब मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्नीफाइंग ग्लास भी दो स्फेरिकल सरफेस से जुड़ के बनता है। ओके। इफ लेंस हैज टू स्फेरिकल सरफेसेस बल्जिंग आउटवर्ड्स, बाहर की तो निकल हुए, जैसे पेट बाहर निकल जाता है ना, जैसे आपको बताया था कि कॉन्वेक्स की शेप कैसी होती है, मिरर में बताया था ना, ऐसे बाहर की साइड निकला होता है शाइनी सरफेस। तो ये कॉन्वेक्स लेंस में भी ये बाहर की तरफ निकले होते हैं दो लेंस और आपस में जुड़ जाते हैं, बल्जिंग आउटवर्ड्स। सच लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। ये बीच में से मोटे होते हैं, ठीक है, यहाँ से मोटे होंगे, देखो ये मोटापा बीच में है और एंड में जाकर पतले हो जाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस लाइट्स, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। इनको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं क्योंकि ये जो लाइट है बाहर से जो भी आ रही है उसको कन्वर्ज कर देते हैं, उसको मतलब एक पॉइंट पे फोकस कर देंगे। ओके। तो इन्हें कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं कि सबको मिला देते हैं, जो बाहर से रेस आते हैं उनको एक साथ मिला देते हैं, एक साइड में कन्वर्ज करते हैं, करीब करीब ले आते हैं। अब आ जाते हैं कॉनकेव लेंस पे। कॉनकेव लेंस की शेप, जैसे कॉनकेव मिरर की शेप ऐसी थी ना, तो ऐसी कॉन्वेक्स लेंस में कॉनकेव लेंस में क्या होता है, दो कॉनकेव सरफेस लेते हैं स्फेरिकल जो ट्रांसपेरेंट हो और उनको आपस में मिला दिया, ऐसे ज्वाइन कर दिया और ज्वाइन करने के बाद इनकी शेप ऐसी होगी। ओके। ये बीच में से पतले होंगे, थिन होंगे यहाँ से, और थिकर एट एंड्स, मोटे होंगे, जो आपके एंड है उस पर मोटा होगा, बीच में ये पतला होगा। लिखना थिकर एट एज, बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेस कर्व्ड इनसाइड, जो अंदर की तरफ मुड़े होते हैं, ऐसे सर्विस से मिलकर ये कॉनकेव लेंस बनता है। और ये क्या करते हैं, डाइवर्स करते हैं लाइट को फैला देते हैं। जैसे यहाँ लाइट की बीम्स आ रही है ना इधर, तो इसको डाइवर्स कर देंगे, दूर दूर फेंक देते हैं, एक दूसरे से मिलाते नहीं, तो इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। अब एक बात और, अब हमने कहा ये जो कॉन्वेक्स लेंस था और यहाँ पर जो कॉनकेव लेंस था, अब हमने कहा था ना ये दो सरफेस से मिलके बने। अब जब इनके दो सरफेस हैं कर्व्ड, तो उन लेंसेज के दो सेंटर होंगे ना। ये वाला जो लेंस है इधर, ये वाला, अब इसका सेंटर भी तो होगा, इसका सेंटर इधर की साइड होगा, और ये जो लेंस है इसका सेंटर इस साइड होगा, तो ये दोनों मिलकर बने। तो इन लेंसेज में हमेशा दो सेंटर होते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। ऐसे इसका, ये इधर वाले इस लेंस से मिलके बना है, तो यहाँ इसका सेंटर ये है, ये इस लेंस में से बना है तो इसका सेंटर ये है। तो मतलब दो सेंटर होंगे आपके, टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होते हैं, तो दो सेंटर हो गए आपके। अब इन दोनों में से जो ज्वाइन हम एक लाइन करेंगे तो वो कहाँ से पास होगी, वो सेंटर से पास होगी।
ये दो सेंटर थे हमारे C1 C2। अब इससे जो लाइन पास होगी उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, और यहाँ एक मिड पॉइंट से पास होगी और उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, और उसको डिनोट करते हैं ओ से बोलते हैं। वो मिड में होता है लेंस का जो बीच का पॉइंट होता है वो, और वो प्रिंसिपल एक्सिस पे एग्जिस्ट करता है। अब आ जाते हैं लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर पासिस एज इट इज़। अब यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से कहीं से भी ऐसे 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 लाइन पास होगी, वो सीधी पास होगी, बेंड नहीं होगी। और लाइटों को तो ये कॉन्वेक्स जो लेंस है ये बेंड कर रहा है ना, ऐसे इस पॉइंट पे जो बीच में से जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से वो सीधी निकल जाती है, वो बेंड नहीं होती। ऐसी यहाँ पर जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, इसमें भी कॉनकेव लेंस में भी ऑप्टिकल सेंटर होता है, वो सीधी निकल जाती है। अब आगे पढ़ते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं ये। अब ये इन्होंने कहा कि कॉन्वेक्स लेंस लीजिए। अब कॉन्वेक्स लेंस तो मैग्नीफाइंग ग्लास ये एक ही होते हैं, जैसे बीच में से मोटा है। यूज इट टू फोकस सनलाइट एट पार्टिकुलर शार्प ब्राइट पॉइंट। अब उसको सूरज के सामने ले जाइए, सूरज धूप पड़ रही हो, और उस धूप को आप एक पार्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करने की कोशिश कीजिए जहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बन जाए। तो यहाँ एक छोटा सा इमेज में आपको एक पॉइंट दिख रहा है ना ये, तो इसमें से धुआं निकलने लगता है। अगर आप ये कागज़ लें और उस पर फोकस करना चाहें तो यहाँ पे स्मोक निकलने लगेगा, क्योंकि सारी जो आपकी रेस हैं वो यहाँ से, जैसे ये रेस आ रही है ना, ये कन्वर्ज होके एक पॉइंट पे फोकस हो रही हैं, और वो पॉइंट हीट होने के बाद बर्न हो रहा है। और ये जो ब्राइट स्पॉट है ना, ये यहाँ पर जो फोकस हुआ वो एक्चुअली रियल इमेज है सन की। ये यहाँ पर रियल इमेज की बात हो रही है, वर्चुअल इमेज की बात नहीं हो रही, रियल इमेज है, क्योंकि आप इसको पर्दे पर ले सकते हैं। तो जो इमेज पर्दे पर ली जा सकती है वो रियल इमेज होती है, और हालांकि ये इन्वर्टेड इमेज होगी पर इतनी छोटी होगी कि हमें दिखेगी भी। अब आ जाते हैं पैरेलल रेज टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज टू अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल फोकस ऑन लेंस। यही बात है। अब ये जो पैरेलल रेज आ रही थी ना सन से, ये रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, रिफ्रैक्ट होती हैं। अभी पढ़ाएंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है। ये रिफ्रैक्ट मतलब बेंड होगी, एक पॉइंट पे फोकस कर देती हैं। तो यही लिखा है कि उसको ही लेंस का फोकल पॉइंट या फोकस बोलते हैं। अब रिफ्रैक्शन का पता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट एज इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट एंटर करती है तो उसकी स्पीड में चेंज हो जाता है। जो लाइट की स्पीड है ना, सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, वैक्यूम में होती है। वैक्यूम वो जगह है जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, एयर नहीं होती, और वो खाली होता है, बिल्कुल कोई आपको उसमें पदार्थ नहीं मिलेगा, बिल्कुल क्लीन होता है वैक्यूम। जैसे कि आप अर्थ और सन के बीच का जो स्पेस है, या अर्थ और मून के स्पेस का बीच का जो स्पेस है वो वैक्यूम है। ओके, और ये जैसे एयर में एंटर करती है ना वैक्यूम से, तो लाइट की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, और एयर से फिर ये और डेंसर यानी गाढ़े मीडियम में एंटर करेगी जो ट्रांसपेरेंट है, जैसे वाटर आर पर तो दिखता है पर एयर से तो डेंस है ना, या ये जो ग्लास होता है, अगर लाइट ग्लास में एंटर करेगी एयर से तो उसकी स्पीड में फ़र्क आएगा, और स्पीड में फ़र्क आने से वो बेंड होना शुरू हो जाती है। तो इसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं, कि जब लाइट की स्पीड में ये जो डिफरेंस आने लगता है, एक मीडियम से दूसरे में एंटर करती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, और उससे लाइट बेंड होने लगती है। अब एक एग्जांपल जो आपका एनसीईआरटी में दिया है उसके थ्रू बताते हैं। उन्होंने कहा एक ग्लास स्लैब लीजिए, उस ग्लास स्लैब को, ये रही ग्लास स्लैब हमारी, एक पेपर पे रख दीजिए, और यहाँ दो पिन लगाइए, एक दो ऐसे। अब इन पिनों को हमें इस डायरेक्शन से देखना है, यहाँ आँख लगा के हम देखेंगे कि ये दो पिन है ना एक सीध में आ जाए इस एंगल से, और जब ये एक सीध में आ जाएंगी ना तो हम इधर भी उनकी सीध में, जैसे हमें यहाँ से दिख रही है, हम इधर से देखेंगे तो हमें ये दो पिनें दिखाई देंगी। तो एक पिन दूसरी को छुपा देना, उस एंगल पे हमें दो पिनें लगानी है इधर, जैसे यहाँ पे हमने लगा दी ये। ओके, अब हम ये ग्लास स्लैब हटा लेंगे अपनी, और ये जो ग्लास स्लैब ने अपना इम्प्रिंट छोड़ा था इसके आउटलाइन बना लेंगे, जैसे येलो से हमने बनाई हुई है इधर। ये जो दो पिनें थी इधर, इनको हम एक रेड लाइन से जोड़ लेंगे, और रेड लाइन कहाँ तक जाएगी, ये यहाँ पर जो हमारी ग्लास स्लैब थी ना इसके यहाँ पॉइंट पे टकराई थी ना, तो यहाँ तक हम उन्हें बढ़ा देंगे। और ऐसी ये जो हमने बाहर जो दो पिनें लगाई थी, जो हमें लग रहा था कि ये जो रेड साइड की पिन है इनकी स्ट्रेट लाइन में है, तो हम उन्हें यहाँ पर जोड़ लेंगे दूसरी लाइन से, ग्रीन लाइन से।
तो हमने यहाँ पे जोड़ लिया। अब ये जो 2 पॉइंट हैं, यहाँ पर जो टकराई थी हमारी, इधर से जो रेड लाइन आ रही है वो, और ये जो रेड लाइन आ रही थी इधर से टकराई थी, और जो यहाँ से ये हमारी ग्रीन लाइन निकली थी, ये, इन दोनों लाइनों को हम आपस में जोड़ेंगे एक और लाइन से। अब ये जो लाइन है ये तो थोड़ा स्ट्रेट नहीं जा रही, हमें ऐसे आई, फिर ऐसे, ऐसे आई, फिर ये ऐसे हो गई, अब उसके बाद फिर ऐसे, ये तो स्ट्रेट लाइन में नहीं आया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो हमारा ग्लास था ना वो डेंसर मीडियम है, एयर लाइटर है, तो जैसे इसमें आई तो लाइट की स्पीड चेंज हो गई और लाइट बेंड करना स्टार्ट कर गई। यहाँ पे बेंड हुई, फिर वो यहाँ से डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में गई जो हमारा एयर था, और वो फिर बेंड हो गई। तो ये 2 बार ये बेंड होना होता है। तो ये इस एक्सपेरिमेंट में हमारा जो रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन ये याद रखना, यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, रिफ्लेक्शन मिरर करता है और रिफ्रैक्शन करते हैं लेंसेज। तो ये रिफ्रैक्शन हुआ हमारा कितनी बार? 2 बार। एक बार जब एयर से ग्लास में आई क्या, लाइट, और जब ग्लास से एयर में वापस गई, तो ये 2 बार हमारा रिफ्रैक्शन हुआ। अब यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू इजीली आपको समझ आ जाएगा। ये जो PQRS है हमारा, ये हमारी ग्लास स्लैब है, ठीक है। ये हमारी जो पिनें लगी थी E और F पे, ओके, और ये G और H पे हमने जो यहाँ से ऑब्जर्व करने पे हमें पिनें दिखी थी ना, E और F यहाँ पर है, ये पिन हमें ऐसे दिखी कि ये G और H इनकी सीध में है। अब यहाँ F ने E को जिस एंगल पे ढका तो हमने यहीं पे पॉइंट लगा दिया एक G, और उसके पीछे हमने एक और पिन लगाए जिससे कि H और G आपस में एक लाइन में हो और ये E और F को ढक लें। क्योंकि हमें यहाँ से ऐसे देख के लग रहा था कि ये इस एंगल पे हैं जो EF को ढक लेंगे, पर जब हमने ग्लास स्लैब हटाई, ऊपर से हटा दी हमने ग्लास स्लैब, तो हमें दिखाई दिया अरे EF तो ऐसे जा रही है और GH तो लाइन में नहीं है। और ये सब हमें धोखा इसलिए दिख रहा था क्योंकि ग्लास ने लाइट बेंड कर दी थी। तो हमें जो यहाँ पिन जो इधर थी वो थोड़ा हमें इस एंगल पे दिख रही थी, इस साइड, तो हमने इनकी, हमें EF इधर दिख रहा था तो हमने पिन इनकी सीध में लगा दी, जबकि EF एक्चुअली में यहाँ था, तो हमारी आंखों को धोखा हुआ। तो यही धोखा एक्चुअली रिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर जहाँ पर इंसिडेंट रे आई तो उसको I1 कह देंगे, वहाँ पे एक नॉर्मल डाल दिया हमने, परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो परपेंडिकुलर है, जब लाइट एयर से ग्लास में जाएगी तो इस परपेंडिकुलर की तरफ मुड़ जाएगी, जानी तो सीधी चाहिए थी पर ये मुड़ किस गई, इस परपेंडिकुलर की तरफ। अब ये जो ये लाइट जो यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई, अब ये इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे बन गई, यानी I2 बन गई, क्योंकि अब ये डेंसर यानी ग्लास से निकल के कहाँ जा रही है, एयर में जो लाइटर मीडियम है। तो यहाँ पर हमें एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ओके, OM करके। अब ये जो O', है, अब ये बाहर निकलेगी तो ये इस परपेंडिकुलर से दूर भागेगी। यहाँ एंटर की थी तो डेंसर मीडियम में, तो परपेंडिकुलर पास थी, यहाँ दूर भाग गई, तो ये ऐसे करके निकल गई। फिर हम एक लाइन और ड्रॉ करेंगे, EF को यहाँ तक स्टैंड कर देंगे। अगर बैंड ही नहीं हुआ तो कुछ ग्लास ने बैंड नहीं क्योंकि तो लाइन ऐसे जा रही होती। तो देखो ये पैरेलल होती है आपस में। ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर फाइनली बाहर निकली और जो स्ट्रेट लाइन जाती, अगर ग्लास नहीं होता हमारे मीडियम में, एयर एरी होती और हम बिना ग्लास को ऑब्जर्व कर रहे होते तो हम सही ऑब्जर्व करते तो ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाती। तो इतना बैंड आ गया हमारा एक ग्लास की वजह से हमारे देखने में। आगे आ जाते हैं, इसी पे लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सेम प्लेन का मतलब क्या होता है। जैसे एक पेपर आप लेंगे ना, उसे साइड में से देखिए तो बहुत पतला दिखता है, आप समझ रहे हैं। एक पेपर को साइड में से देखो बहुत पतला होता है, बहुत ही ज़्यादा पतला होता है। उसकी लेंथ आप वैसे नॉर्मली मेज़र भी नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ अलग उपकरण आता है जिससे आप मेज़र कर सकते हैं। तो ये इसको बोलते हैं एक प्लेन, ओके। अब जो लाइट आई, चाहे वो थोड़ी सी उसने अपना बैंड हुई, पर वो इसी प्लेन पे बैंड होती है। जैसे यहाँ लाइट ऐसे आई, बैंड हुई, फिर निकल गई, वो ऐसे ऊपर नहीं जाती ना नीचे जाती। तो इसी को बोलते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सभी एक प्लेन पे लाइट करते हैं, यानी फ्लैट सरफेस पे लाइट करते हैं। ऊपर नहीं हो जाती, यहाँ से टकरा के ऊपर चली नहीं, बैंड होगी तो इसी प्लेन पे होगी, फिर यहीं से निकलेगी, ओके। दूसरा है रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस I था और यहाँ पे I1 था और ये रिफ्लेक्शन का R1 था, इनका
जो रेशियो होता है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो कांस्टेंट होता है फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। जैसे एयर से ग्लास में जाएगी तो हमेशा इतना ही रिफ्रैक्ट करेगी, एक कांस्टेंट होता है इनका, तो उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। वो आगे जब आपको न्यूमेरिकल्स का अलग से करवाएंगे, अभी थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है तो उसमें बताएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। वो कांस्टेंट होता है, एयर से ग्लास का कांस्टेंट होता है, ग्लास से एयर में जाएगी तब वो जो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट का होता है, एयर से वाटर में जाएगी तो अलग होगा, एयर से दूसरे ट्रांसपेरेंट में जाएगी, जेली में जाएगी तो अलग होगा। तो ये सब था। अब आगे आ जाते हैं, ये हमारा इधर क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। और ये हमेशा याद रखना, मिरर्स जो होते हैं हमेशा रिफ्लेक्ट करते हैं, लेंसेज जो हैं रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी जो लाइट है उनमें से अंदर से पास होकर नहीं गुजरती है, मिरर में से पास होकर नहीं गुजरती, मिरर तो उसे दूर भगा देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है उसको वापस। और यहाँ पर ये हमारा हो गया कॉनकेव लेंस। अब इसमें वो बताया था ना, ये जो पैरेलल रेस आती हैं सारी बैंड होकर, क्योंकि अंदर ग्लास रेस को बैंड करेगा, अभी आपको ऊपर समझाया रिफ्लेक्ट कर रहा है वो, तो यहाँ बैंड होके एक पॉइंट पे मिल जाएंगे जिसको बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस और इसका जो ओ था ऑप्टिकल सेंटर, उसके बीच का डिफरेंस हो जाता है फोकल लेंथ। तो इसकी दो फोकल लेंथ होंगी, एक इधर वाले ये जो अपर्चर है, दूसरा इधर वाला, ये जो स्पेरिकल लेंस है ना हमारे, दो से मिलकर बनाया ना कॉन्वेक्स लेंस। तो एक फोकस इधर होगा, अगर यही लाइट जैसे ये इधर इस डर से आ रही लेफ्ट से, हम राइट से इसको करें तो यहाँ पर भी ये बैंड होके इधर फोकस बनाएंगी। तो इनके दो फोकस होते हैं, जो लेंसेस में हमेशा दो फोकस होंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। अब यहाँ पर ये आ गया हमारा कॉनकेव लेंस, बीच में से पतला है और एज इस पे मोटा है। अब यहाँ पे हमने पैरेलल रेस ऐसे लॉन्च की, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो दूर दूर भागेंगी, जैसे ऐसे भाग रही है, ये यहाँ से टकरा के ऐसे भाग, डाइवर्ज हो रही हैं, सब दूर दूर भाग रही हैं। तो इस एंगल पे डाइवर्ज होंगी कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इसको हम ट्रेस बैक करें तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये फोकस से निकल के आ रही हैं हमारे पास सारी की सारी। तो इफ़ यू ट्रेस बैक द रिफ्रैक्टेड रेस दे अपीयर टू एमर्ज फ्रॉम फोकस। तो कॉनकेव लेंस ऐसा करता है। आप ये देखेंगे कि ये जो रे डायग्राम्स है ना, कॉनकेव लेंस का और कॉन्वेक्स मिरर का, लेंस का नहीं मिरर का, मतलब इनके रे डायग्राम एक जैसे बनते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस के और कॉनकेव मिरर के एक जैसे डायग्राम बनते हैं, रे डायग्राम आप ये नोटिस करेंगे, देखना आगे। इफ़ वी पास रेस फ्रॉम अपोजिट सरफेस वी गेट अनदर प्रिंसिपल फोकस, जो बताया कि इधर से रेस पास करेंगे तो इधर फोकस बनेगा। ओके, तो ये तो दो फोकस हो जाते हैं F1 एंड F2, और फोकल लेंथ भी दो हो जाती है F1 एंड F2। अब आ जाते हैं हम रे डायग्राम्स पे, ये मतलब कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं रे डायग्राम के। ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो बैंड होकर फोकस निकलेगी, जो ऊपर दिखाया था। ऐसी यहाँ पे जो कॉनकेव लेंस में पैरेलल आ रही है तो इस एंगल पे ये रिफ्रैक्ट होगी, कि अगर उस रिफ्रैक्टेड रे को ट्रेस बैक करें तो हमें ऐसा होगा कि वो F1 वाले फोकस से निकल के जा रही है। अब आ जाते हैं हम फोकस से पास करवाते हैं, पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करवाया था तो फोकस निकली थी, अब फोकस से पास करवाएंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। जैसे यहाँ पर ये हमने क्या करवाया, इधर कॉनकेव लेंस था हमारा, हमने इस एंगल पे डाला इंसिडेंट रे को, कि अगर यहाँ पे लेंस नहीं होता तो वो F2 वाली पोजीशन से पास होकर जाती, पर वो नहीं जा रही है। तो यहाँ पर हमारा जो रिफ्रैक्शन होगा वो कैसे होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर हम उस एंगल पे डालते हैं कि अगर इस इंसिडेंट रे को हम ट्रेस करें तो आगे अगर F2 से पास होकर जा रही हो, इस एंगल पे डलेगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस के पैरेलल होकर निकलती प्रतीत होगी। अब आ जाते हैं पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस यानी बीच पॉइंट से आपको पहले बताया था कि अगर कोई लेंस के बीच वाले पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर बिल्कुल जो प्रिंसिपल एक्सिस और ये लेंस का बीच का पॉइंट है, जो इसे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, उससे पास होगी तो डायरेक्ट ऐसी पास हो जाएगी, कुछ उसमें बेंडिंग नहीं होती। ऐसी कॉनकेव लेंस में होगा हमारे, इसमें यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से जा रही तो सीधी की सीधी यूँ निकल गई। अब आ जाते हैं रे डायग्राम्स जो हमारे कॉन्वेक्स लेंस के। ये इन्फिनिटी वाला सन वाला एग्जांपल है, यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, इसने सब बैंड कर दी कहाँ पर, फोकस पे। तो ये इमेज पॉइंट साइज बनेगी जो ऊपर बताया था, रियल बनेगी और इन्वर्टेड होगी, रियल होगी इन्वर्टेड होगी, पर इतनी छोटी होगी आपको दिखेगा ही नहीं। ओके, बियॉन्ड टू F1
यानी 2f1, यहाँ 2f1 से मतलब क्या, आपको बताया था ना, जो सेंटर होता है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है, तो उसको 2f लिख रखा है इन्होंने, ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर को। तो ये C1 है, या 2f1 है, लिखा हुआ ना ऊपर C1। इसके थोड़ा सा आगे, जैसे इधर से इधर रख दे ऑब्जेक्ट, तो कैसी इमेज बनेगी। तो हम बनाते हैं एक, हम इंसिडेंट रे जो पैरेलल करते हैं किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जो पैरेलल है ये कहाँ से पास होगी, फोकस से। दूसरी हम सीधा ऑप्टिकल सेंटर से निकाल रहे हैं इंसिडेंट रे। अब दोनों जहाँ के कहाँ मिली, ये F2 और C2 के बीच में, यानी ये दूसरा फोकल, ये जो दूसरा फोकस था और ये दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर था, उसके बीच में जाके कहीं बनी। इसका साइज कैसे होगा, इसका ये छोटी बनेगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। अब ये देखो, ये रियल और इन्वर्टेड का अब तुम्हें समझ आएगा कि रियल इमेज और वर्चुअल में क्या फ़र्क होता है। इधर से दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये एग्जांपल याद रखना कि ये जो थोड़ा सा दूर ऑब्जेक्ट है उसकी ये छोटी इमेज बनाएगी और इन्वर्टेड बनाएगी। इधर दिखाते हैं, ये बना रहे हैं, ये जैसे कॉन्वेक्स लेंस हो गया ना, बीच में से मोटा है। अब ये जो आपको यहाँ पे घर दिख रहे हैं उल्टे दिख रहे हैं, ओके, ये दूर से आ रही है इमेज, इन्फिनिटी से नहीं आ रही, पर ये दूर से आ रही है। इसके जो सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 था उससे थोड़ा सा हमने इसके आगे ये घर सब हैं, अब इनकी इमेज ऐसे आ रही है, ऐसे होके इधर ये बैंड होके ये यहाँ पे मिल रहे हैं। इधर जो बाहर से ये जो घर था ना, ठीक है, अब ये यहाँ पे इमेज डाल रहा है, जो हमारी सेंटर से गई वो यहाँ पर, जो यहाँ प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल थी वो बैंड हो गया, यहाँ पर फोकस से पास होती हुई यहाँ पर मिल गई। तो ये हमें उल्टा दिखाई दे रहा है और ये रियल इमेज है, क्योंकि ये हमने पर्दे पे कैप्चर कर ली है, रियल है और इन्वर्टेड है। वर्चुअल इमेज होती तो हमें लगता लेंस के अंदर हमें दिखाई देता सब, और हमें लगता लेंस में से आ रही है, पर यहाँ पर हम इसे कैप्चर कर पाए इसलिए रियल है, ये रियल इमेज हो गई। तो यहाँ पर ये सेकंड केस था हमारा। अब हम सॉरी, ये वाला केस था। अब हम कहते हैं ना, जैसे पहले भी मिरर में हम पास आते गए लेंस के, तो ऐसे ही अब ये 2f जो 1 था इसके थोड़ा सा आगे डाला था हमने ऑब्जेक्ट। अब हमने ऑब्जेक्ट को 2f1 यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 पे रखा, तो उसकी इमेज कैसे बनेगी वो देख लेते हैं। एक इंसिडेंट है, हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रन करवाया, तो वो कहाँ से पास हुई, फोकस से पास होकर ऐसे निकली। दूसरी जो रे थी वो ऑप्टिकल सेंटर से हमने पास कराई, तो वो ऐसे निकल गई। और दोनों कहाँ मीट की, यहाँ पे 2f2 पे मीट की, यानी जो दूसरा C2 था, सेंटर था, उस पर जाके मीट की और सेम साइज की थी और रियल और इन्वर्टेड थी। अब हम आ जाते हैं, जब हमने ऑब्जेक्ट रखा 2f1 और f1 के बीच में, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा, तो ये इमेज कैसे बनाएगा, वही हमने कहा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे निकाली, वो कहाँ से जाएगी, फोकस से होके जाएगी। इधर ऑप्टिकल सेंटर से वो स्ट्रेट चली जाएगी, कहीं बैंड नहीं होगा, वो यहाँ जाके मिली। तो ये जो इमेज बनी हमारी, ये बनी एनलार्ज्ड, रियल और इन्वर्टेड। अब हमने जो ऑब्जेक्ट था फोकस पे रख दिया, ऐसे हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे निकाली, फिर वो कहाँ से गई, वो गई हमारी फोकस से। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से निकाली, ये सीधी निकल गई, ये आपस में पैरेलल जा रही है, ये कहीं जाके नहीं मिलेगी, इन्फिनिटी लिख देते हैं, पर इसमें कोई इमेज वगैरह नहीं बनेगा आपका। जैसे इन्फिनिटी से आ रही थी इस केस में, दूर से आ रही थी, सन से आ रही थी, फोकस मिल रही थी, फोकस पे रख दिया तो इन्फिनिटी में मिलेगी, तो उल्टा हो गया। अब ये वाला बहुत अच्छा केस है, जब आपने उसको f1 और ऑब्जेक्ट को f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया, तो कैसी इमेज बनेगी। अब ये जो है, एक हमने लाइन यहाँ डाली प्रिंसिपल एक्सिस पे, ऐसे, अब वो जो है बैंड होकर फोकस से गई इधर, और दूसरी हमने ऑप्टिकल सेंटर से निकाली। अब यहाँ तो ये मिल नहीं रही, ये तो डाइवर्ज हो जा रही है ऐसे, जब हमने बिल्कुल पास में रख दिया ऑब्जेक्ट किस पॉइंट पे, f1 और ऑप्टिकल सेंटर के। तो ये जो है हम इन्हें ट्रेस बैक करेंगे ऐसे, तो ये लेंस के जो ऑब्जेक्ट के है ना, उसकी सेम साइड हमें बनती दिखाई देगी, और ये कैसी होगी, एनलार्ज्ड बड़ी होगी और वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। अब तक ये जो जितनी बन रही थी इन्वर्टेड थी, रियल थी। यहाँ पे उल्टा घर था, यहाँ पे देखो उल्टा घर था, ओके, और वो रियल थी, ये कैप्चर हो सकती थी। अब ये हमें दिखाई देगी
जो इमेज दिखाई देगी हमें लगेगा अरे ये तो लेंस के अंदर से ही आ रही है, और हम उसे पर्दे पे नहीं कैप्चर कर पाएंगे। हम लेंस में देखेंगे तो हमें दिखेगा कि लेंस के अंदर ही इमेज है और वो बहुत बड़ी साइज़ की। अब इसका यूज़ कहाँ कौन करता है? इसका यूज़ आपको बताता हूँ कौन करता है, मैग्नीफाइंग ग्लास करता है। हम ये जो कॉन्वेक्स लेंस को इतना करीब ले गए बुक के कि ये जो इसका जो फोकल था, फोकस पॉइंट था, ओके, और ये जो इसका ऑप्टिकल पॉइंट था, इसके बीच में ये किताब आ गई और इसके जो लेटर्स हैं हमें बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, एनलार्ज्ड और वर्चुअल। अब ये किसी पर्दे पे नहीं बन रही, जैसे ये तो पर्दे पे बन रही है ना इमेज, ये हमारे लेंस के अंदर ही हमें दिख रही है, तो इसलिए ये इमेज है वर्चुअल, ओके, एंड इरेक्ट। और जैसा रियल इमेज जो होती है पर्दे पे कैप्चर हो जाती है, ये रियल इमेज हम बना रहे कॉन्वेक्स लेंस से। इधर हमारा कॉनकेव मिरर बनाता है इमेज, ये बाहर से इस पर रेस आ रही हैं, ठीक है। अब ये इनका जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, मिरर की बात हो रही है इधर, ये यहाँ पे जो घर है ये फिर इन्वर्टेड दिख रहा है हमें। तो जो स्टार्टिंग में आपको सारा पढ़ाया था कॉनकेव मिरर का, तो ऐसी इमेज बनती है जो ये पर्दा लगाया हुआ ना इस पर कैप्चर हो जाती है, तो वो इमेज होती है रियल। और यही हमारा कॉन्वेक्स लेंस के केस में होता है। पर यहाँ पर जब बिल्कुल ही हम करीब लिया है ऑब्जेक्ट को, जो इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ गया, तो यहाँ पर ये लेंस के अंदर से ही हमें ऐसे वर्चुअल इमेज दिखाई दी जो एनलार्ज थी, बड़ी थी। अब आगे आ जाते हैं कॉनकेव लेंस पर। उधर जैसे कॉन्वेक्स मिरर के दो ही थे, इधर भी कॉनकेव लेंस के जो हैं दो ही एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ से ये इंसिडेंट रेज आ रही हैं इन्फिनिटी से, वही बात थी कि इन्फिनिटी से पैरेलल आ रही हैं किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो डाइवर्ज होंगी और उन डाइवर्जेंट रेज को हम ट्रेस बैक करेंगे तो हमें ऐसा फील होगा कि वो फोकस में मिल रही है, जो कि हाईली डिमिस्ड होगा, पॉइंट साइड होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। ये हम देखेंगे ना इस लेंस से किसी मतलब ऑब्जेक्ट को जो इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है, तो हमें वैसे दिखाई देगा ही नहीं, पर जो उसकी इमेज बनेगी वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी, ठीक है। उसे आप पर्दे पे नहीं कैप्चर कर पाएंगे, वो इस लेंस से इस साइड से देखोगे ना आप, तो आपको लगेगा कि लेंस के अंदर से ही, पर वो दिखेगी नहीं, वो इतनी छोटी होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी। फिर हमने ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर सेंटर C1 और यहाँ F के बीच में रखा तो कैसी इमेज बनेगी? अब तो रे डायग्राम बना लेते हैं। एक इंसिडेंट रे हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखी, वो डाइवर्ज होएगी, पर उस डाइवर्जेंट रे को, उस रिफ्लेक्टेड डाइवर्जेंट रे को हम ट्रेस बैक करेंगे तो फोकस से पास होती हमें नजर आएगी कि यहाँ से वो फोकस से निकल रही है एक्चुअली, ओके। दूसरी हम पास कराते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, वो यूँ क्यों पास हो जाएगी, तो इमेज जो बनेगी ना यहाँ बनेगी। अगर हम इस लेंस से, ये जो कॉनकेव लेंस है, इससे ऐसा ऑब्जेक्ट देखें जो इसके फोकस और इस पे है, तो उसकी छोटी इमेज हमें दिखाई देती है। तो ये था आपका चैप्टर, और इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।